अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सियासतदान परवेज़ रशीद साहब। कुछ ज़्यादा सियासी बात आज इनसे नहीं करेंगे। ईद पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ईद एक गैर सियासी त्यौहार है, लेकिन परवेज़ रशीद साहब एक सियासी शख्सियत हैं। कोशिश करेंगे इन्हें सियासत से दूर रखने की और कुछ गैर सियासी बातें करने की इनसे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर जी वालेकुम अस्सलाम। लोग तो सियासी परवेज़ रशीद को ही जानते हैं, मैं गैर सियासी परवेज़ रशीद लोगों के सामने कैसे लेके आऊँ? आपको, आपके स्टाफ को और तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद की खुशियाँ हमेशा उन्हें नसीब होती रहेंगी। तो ये सब ईदी मिलती थी बचपन में आपको अम्मी अब्बू से? अम्मी से, अब्बू से, बड़ी बहन से, फिर चचा ताया से, दादा दादी से, नाना नानी से। तो गिनती काफ़ी बड़ी थी जिनसे ईदी मिलती थी और अच्छी खासी जमा हो जाती थी ईदी। करते क्या थे ईदी से? मेरी तो मेरी माँ वापस ही ले ले के बहाने से कि जो कट्टे हुए मुझे वापस कर दें। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी और वो ना सिर्फ मुझे, जो दूसरे बहन भाइयों को ईदी मिलती थी, उसके अलावा भी मुझे कुछ फालतू ईदी भी दे देती थी। फिर मेरी फूफी थी, फूफी मेरे से बड़ा प्यार करती थी। वो भी ख़ास तौर पर मुझे बहुत दूसरों के मुकाबले में तरजीह देती थी। तो मेरे पास अपने बहन भाइयों के मुकाबले में मेरे पास ज़रा ज़्यादा पैसे जमा हो जाते थे। जो मेरे दोस्त थे उस ज़माने में, उनसे भी मेरे पास पैसे कुछ ज़्यादा होते थे। तो फिर उसको जैसे बच्चे खर्च करते हैं, गुब्बारे ले लिए, आइसक्रीम खा ली, मेले पे चले गए, मेले पे जाके सर्कस देख ली। बस इसी तरीके से जब तक पैसे ख़त्म नहीं होते थे उस वक्त तक कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते रहते थे खर्चात करने। कितने बहन भाई हैं आप लोग? वैसा हम 5 बहन भाई थे जी। 2 बहनें थी जो मुझसे बड़ी थी, 2 भाई जो मुझसे छोटे। अब हम 3 रह गए जी। 3 रह गए, तो आप दरमियान में? जी मैं दरमियान में था। दरमियान में। मैंने कि शायद सबसे बड़े थे तो ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। या बड़े को मिलते हैं या छोटे को मिलते हैं, दरमियान वाले को ज़्यादा पैसे मिलना ज़रा मुश्किल काम है। जो मेरा ज़माना था जी, उसमें जो बड़ा बेटा होता था वो ज़रा तरजीह उसको हो जाती थी। तो चूँकि मैं बेटा था और बड़ा था, मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, तो हमारे समाज में ख़वातीन को और लड़कियों को के मुकाबले में लड़कों को तरजीह ज़्यादा अभी भी दी जाती है। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा दी जाती थी। तो उस तरजीह का जो नाजायज़ फ़ायदा मुझे मिल जाता था। तो स्कूलिंग पिंडी से या लाहौर से? स्कूल मेरा रावलपिंडी में था जी। रावलपिंडी में? वालिद साहब रावलपिंडी से? जी रावलपिंडी पर में। लोग कहते हैं आपका ताल्लुक नारोवाल से? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट से है जी। पसरूर एक तहसील है सियालकोट की, उसमें एक नौशहरा गांव है। तो मेरा ताल्लुक तो नौशहरा गांव से था, लेकिन मेरे वालिद जो हैं वो अपने कारोबार के सिलसिले में रावलपिंडी में। रावलपिंडी स्कूल में? तो मेरी पैदाइश रावलपिंडी में हुई, स्कूलिंग भी रावलपिंडी में हुई और मेरा स्कूल बहुत अच्छा था और मेरे स्कूल ने मेरी शख्सियत को बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। सरकारी स्कूल नहीं था? ये मिशनरी का स्कूल था जी। को एजुकेशन थी, लड़के और लड़कियां दोनों इकट्ठे पढ़ते थे और कुछ इंग्लिश टीचर्स थे, क्रिश्चियन टीचर्स भी थे, हिंदू उस्ताद भी थे और पाकिस्तानी मुसलमान भी थे, पाकिस्तानी क्रिश्चियन भी थे। तो उस वजह से कोई तस्सबात जो है वो दिल में बने नहीं, कोई तंग नज़री दिल में आई नहीं। उस माहौल ने एक और फिर कॉलेज भी रावलपिंडी में गोल्डन कॉलेज था जी।
और गवर्नमेंट सियासत स्कूल से या कॉलेज से? नहीं, वो कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज से शुरू। लाइक स्टूडेंट थे एवरेज? स्कूल तक तो मैं बहुत पहले 2-3 लोगों में शुमार होता था क्लास में चल, लेकिन कॉलेज में चल के फिर कुछ उस तरह का बेहतर नहीं रहा। बुरी सोबत सियासी सोबत हो गई जी, सियासत की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। और वो ज़माना ऐसा था कि उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी भी बहुत, एक कश्मकश बहुत थी, नज़रियाती गुफ्तगू बहुत थी, तकसीम। आप बात कर रहे हैं अयूब खान के दौर की? अयूब खान के दौर की। चलते हैं, परवेज़ रशीद तो 17 साल की उम्र में वज़ीर बन गए। नहीं, 17 साल तो नहीं, 17 साल की उम्र में जी जेल चला गया था, कैदी बन गया था। कैदी बन गया था, हाँ। और मुशीर कब बन गए, वज़ीर कब बन गए? ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र। 24 साल की उम्र में आप इक़्तिदार के ईवानों में आपने अपना रास्ता बना लिया। आशना हो गया उनसे। आशना नहीं, आशनाई क्या थी? आप वहाँ थे, वहाँ पे फिज़िकल मौजूद होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पे कोई इख्तियार आपके काबू में आ जाता है। आपको इख्तियार से आगाही होनी शुरू हो जाती है कि इख्तियारात हैं कहाँ पे और उनको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी एक हुनर भी है और एक कमाल भी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस हुनर में और उस कमाल में कोई यकता हो गया था, वो तो अभी तक समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद भुट्टो साहब आए पाकिस्तान वापस, आप उन्हें एयरपोर्ट ले गए। मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो जहाज़ के त्यारे से निकलते हैं और उनके बिखरे हुए बाल हैं और टाई की नॉट जो है वो उन्होंने ढीली की हुई है, उनके आस्तीन के बटन जो हैं वो खुले हैं, कोट उन्होंने अपने बाजू पे डाला हुआ है और वो जाते हैं चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के रिहाइशगाह पे। उनके साथ वज़ीर, उनके जो बाद में वज़ीर कानून बनते हैं मियां महमूद अली कसूरी साहब, वो हैं और कुछ दूसरे लोग भी हैं। और चंद घंटों के बाद वही भुट्टो जब बाहर निकलते हैं बहैसियत चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और वो बने समरे हुए गाड़ी में बैठे हैं और लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। तो इस तरह का एक मंजर था जो उस दिन एयरपोर्ट से भी लिया और फिर वहाँ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के घर तक भी छोड़ा। जी, एयरपोर्ट से लेने वालों में तो शामिल थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो फिर हम सिर्फ हाथ हिलाने वालों में रह गए। और फिर भुट्टो साहब के साथ आपने सियासी सफ़र रखा अपना? जी, भुट्टो साहब के साथ सियासी सफ़र रहा और 1973 का जो आइन जिस दिन पास हुआ वो एक बहुत खुशी का दिन था कि पाकिस्तान को पहला आइन जो है वो मिला है और अब पाकिस्तान के लोग जो है वो अब इस आइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और मुल्क में तरक्की होगी, खुशहाली होगी, और जिन हादसों से हम दो चार होते हैं उन हादसों से हम बच जाएंगे। ये सारी उम्मीदें उस आइन के साथ थीं, ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, नहीं मुकम्मल हो सके। हाँ, 77 में फिर आइन टूट गया। जी, 77 में आइन नहीं टूटा, आइन पर काबू पा लिया गया या जेब में डाल लिया गया उसको। ये तो आपकी आइन से मोहब्बत है। ये तो उन्होंने कहा रद्दी का एक टुकड़ा है, कागज़ है। उन्होंने कहा 40 सफ़ों की किताब है। ज़िया हक साहब ने कहा कि 40 सफ़ों की किताब है, जब दिल करेगा इसे फाड़ के फेंक दूंगा। हाँ,
तो और 10 साल उन्होंने उसको वही दिया जी, और उस पर अमल नहीं होने दिया। हाँ और उन 10 सालों में जो पाकिस्तान तश्कील पाया, अगर वो आइन चलता रहता तो जो पाकिस्तान तश्कील पाता वो पाकिस्तान एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान होता। और आज जिन मसाइल का हम शिकार हैं इनमें से बेशतर हमारी ज़िंदगी में दाखिल ही ना होते। लेकिन ज़िया साहब ने जब आइन को एक तरफ रखा और फिर जो उन्होंने निज़ाम तरतीब दिया, उस निज़ाम ने जो ख़राबियाँ हमारे में पैदा की वो आज भी उन बीमारियों से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सके। ठीक है, अफगान जहाद की आप बात कर सकते हैं, क्लाशनकोव कल्चर की बात कर सकते हैं, मंशियात, सियासत में, फिर और उस मंशियात के ज़रिए जो पैसा सोसाइटी में आया। ठीक है, ड्रग दूसरा ट्रैफिकिंग ये की बात। इससे पहले का जो पाकिस्तान था, भले से जैसा भी था, गरीब था, लेकिन वो कुछ न कुछ अपनी रोटी खुद कमाता भी था। लेकिन ज़िया के ज़माने में फिर हमने अपनी रोटी कमाने का हुनर जो था वो ख़त्म हो गया। हम अमेरिकी एड पे हम एड नहीं कह सकते, हमने फिर बजाय सन्नत की परवरिश करने के हमने जंग की परवरिश शुरू कर दी। ठीक है, और वॉर इकॉनमी हमारी एक्सपोर्ट जो थी फिर वो टेक्सटाइल नहीं थी, लेदर नहीं था, चावल नहीं था, फल नहीं थे। हमारी एक्सपोर्ट जो थी फिर वो जंग और जंगजू थे। ठीक। और उस जंग और जंगजू की जो एक्सपोर्ट है उसके नतीजे में जो बीमारियां इंपोर्ट हुई उन्होंने आज हमें निढाल किया हुआ। ठीक है, मैं आपने तो ज़ियाउल हक का सारा दौर खामोशी में गुजारा? नहीं, मैंने बहुत अरसा उनका जेल में भी गुजारा। कितना? तकरीबन शुरू के उनके 2 साल जो थे। अच्छा। और मेरी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल के घर गया हुआ था उनसे मिलने के लिए। तो एक रात को मुझे उठा के ले गए और बहरहाल ईद वाले दिन मैं नहीं इन बातों का जिक्र करना चाहता, लेकिन ज़िया साहब के पूरे 10 साल जो हैं वो मसाइल और मसाइब रहे। एक दफ़ा आपके एक दोस्त को मिला था, वो कहने लगे परवेज़ साहब ज़ियाउल हक के सारे दौर में हमें यही उम्मीद दिलाते थे कि ज़िया साहब अगले 3-6 माह में चले जाएंगे, जद्दोजहद जारी रखें। और वो कहते थे इसी चक्कर में परवेज़ साहब ने हमारे 10 साल गुजार दिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन, परवेज़ साहब से ये गुफ्तगू जारी रखें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। क्यों परवेज़ साहब, यही आप उम्मीद दिलाते रहते थे ना दोस्तों को कि बस ज़िया जा रहा है, साबित कदम रहना है, छोड़ना नहीं, बस जमहूरियत आएगी। इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं उन्हें आज भी पुरुम्मीद रहने के लिए ही कोशिश करता हूँ। पुरुम्मीद रहना चाहिए। हम सबको उम्मीद होती है कि सूरज ने तुलू होना है, रोशनी ने बिखरना है, और रात के अंधेरे से इस तरह घबराना नहीं चाहिए। और रात के अंधेरे को यही सोच के बर्दाश्त करना चाहिए कि इसके बाद सूरज ने तुलू होना है, दिन ने शुरू होना है। शायरी तकरीबन मुनीर नियाज़ी साहब, फैज़ साहब, गुलजार साहब, हबीब जालिब साहब की नज़में तो बहुत ही, मुझे याद है कि जालिब साहब की किताब पर पाबंदी लग गई, सरे मक्तल उनकी किताब थी, उस पर पाबंदी लग गई। तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि टेक्सला में एक साहब हैं और उनके पास सरे मक्तल की एक कापी मौजूद है। मैं रावलपिंडी में रहता था, सटली टाउन में। तो सटली टाउन से टेक्सला का सफ़र जो था वो तकरीबन कोई 1.5 घंटे का सफ़र, जब 1.25-2 घंटे का सफ़र होगा मोटरसाइकिल पे। तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मैं अपने घर से निकला और
टेक्सला गया, उन साहब को ढूंढा, उनकी मिन्नत समाजत की, सर मकतल उनसे हासिल की, उसकी कापी बनवाई। उस ज़माने में फ़ोटो स्टेट मशीन नहीं होती थी। कातब से कापी बनवाई जी, उसकी वो मैंने कापी बनवा के फिर असल उनको वापस की किताब। तो पूरा दिन मेरा इस काम पे सर्फ हुआ जी। हमारा मुशायरों का रुझान तो ख़त्म हो गया। मैं बचपन में मुशायरों में अपने वालिद के साथ जाता था और सारी सारी रात मुशायरा जारी रहता था। अब तो मुशायरों का रुझान ख़त्म हो गया वैसे जी। ये इसी शहर में जिसमें हम लाहौर में बैठे हैं, इसमें बाकायदा मखसूस जगह थी जहाँ पे लोग जमा हो जाते थे। तो ख़ास मुशायरे होते थे। जी जी जी। और अब वो सारी रवायात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई हैं जी। ये जदीद टेक्नोलॉजी जो है इसने भी चीज़ों को ख़त्म की है। अब टिकटॉक का और व्हाट्सएप का और ट्वीट करने का ज़माना जो आ गया है, अब इजहार के ज़रिए बदल दिए लोगों ने और इजहार के प्लेटफॉर्म भी बदल गए। सियासी जलसों में भी गाने चलते हैं, पहले नज़में और वो शायरी चलती थी। जी, जलसों का भी नए रंग ढंग हो गए जी। उनको आज के नौजवान जो हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी उसमें हो, बीट का रिदम हो, ताकि वो थोड़ा सा उछल कूद कर सकें, उनकी तवानाइयाँ होती हैं जी। पहले शायर आते थे, वो अपने कलाम से गरमा देते थे जलसा, अब गाने से गर्म नहीं देते। बदल गया जी, सियासी कल्चर भी बदल गया जी। है तब्दीली तो है जी, तब्दीली तो है। लेकिन ये सारी तब्दीलियाँ जो हैं जी, इनसे अच्छा काम भी लिया जा सकता है और अच्छा काम लिया गया भी है। क्योंकि जो जलसों में मौसीकी का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो शायरी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अपने ख़यालात और अपने नज़रिए की ही प्रमोशन होती है, उसी को पेश किया जाता है। तो एक दिलकश तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का। और ये जो गालम गलूच की सियासत है, परवेज़ रशीद ने तो नहीं की। आज भी गालम गलोच की सियासत, जितनी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जिन्हें बुरे नाम दिए गए थे, जिनके बारे में ये कहा गया कि ये तो बारियां लगाने वाली सियासी जमातें हैं, ये सियासी जमातें वरासत देने वाली सियासी जमातें, उनकी तरफ से गालम गलोच की सियासत न पहले की गई न आज की गई। जिसने ये इल्ज़ाम लगाए थे, बारियां देने का ताना दिया था और वरासती सियासत का ताना मुखालफिन को ईद मुबारक कहने का बड़ा रुझान होता था पहले, सियासी मुखालफिन को आज भी है, आज भी है, आज भी है। अभी ईद खुशी गमी में शिरकत का बड़ा रुझान रहता था, ईद पे एक दूसरे को मिलने का रुझान रहता था। बिल्कुल रहता था जी, आज भी है। और मतलब परवेज़ रशीद के अपने मुखालिफ सियासतदानों से ईद पे बातचीत हो जाती हो? ना सिर्फ बातचीत हो जाती है बल्कि मेल मुलाकात भी रहती है, और जब भी आमना सामना होता है बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरा मतलब है कि ये जो सोशल नॉर्म्स हैं ये वीक हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हम शायद अब रिश्तेदार भी एक दूसरे को ईद पर कम मिलते हैं। जी, वो तब्दीली इस तरीके की है कि पहले ईद से तकरीबन 10 दिन पहले मेरी जनरेशन के जो लोग थे और हमारे घरों में जो बड़े होते थे वो जाते थे और बाज़ार से ईद कार्ड ख़रीद के ले आते थे और फिर बैठ के लिखे जाते थे रिश्तेदारों को, कज़न्स को, दोस्त अहबाब को जो आपके शहर से बाहर होते। उसमें महबूब को भी लिखा जाता जी। और आपके घर में भी ईद कार्ड्स जो हैं वो ईद से 2-3 दिन पहले आने शुरू हो जाते थे, जिन्हें जो लोग डेकोरेट कर लेते थे घर की दीवारों पे। अब आपके लिए आसान है कि आप टेलीफोन खोलते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉनिक ईद कार्ड आपको मिल जाते हैं वही आप। परवेज़ रशीद को मोहब्बत हुई?
ये सारी ज़िंदगी मोहब्बत की है जी, ज़िंदगी के साथ मोहब्बत की है, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ मोहब्बत की, अपने समाज के साथ मोहब्बत की, वो वाली मोहब्बत भी दुनिया के साथ मोहब्बत की। वो जो जवानी में होती है, जिसमें ख़त लिखे जाते हैं, जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, ये एक बिल्कुल अलग मौजू है। इस मौजू पे फिर कभी गुफ्तगू कर सकते हैं। कर लेंगे। तलबा सियासत के हक़ में जी, तालिब इल्मों की तरबियत हो जाती है। आप उनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस अमल से जब वो गुज़रते हैं, तो जो आप थोड़ी देर पहले जिस मौजू की तरफ बात कर रहे थे, गालिम गलोच का मौजू, तो गालिम गलोच की जगह दलील से बात करने की और मुकालमा करने की रवायत पड़ जाती है। मुबाहिसे भी कम हो गए हैं हमारे। जब आप मुबाहिसा काम कर देंगे, मुकालमा कम कर देंगे, तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो गालिम गलोच से हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो टॉक शोज़ हैं वो भी मुबाहिसे की कोई अच्छी शक्ल तो नहीं बन सके, हालांकि रोज़ मुबाहिसा तो वहाँ भी होता है। हमारे यहाँ टॉक शो जो है जी, वो उसमें मौजू चुनने वाला जो है वो उसका अपना एक एजेंडा होता है कि वो किस एजेंडे को प्रमोट करना चाहता है। लिहाजा वो सवाल और जिन लोगों को वो मुंतखब करता है जवाब देने के लिए, वो सारे इस डिज़ाइन के होते हैं कि वो एक ख़ास किस्म की जहन साजी कर सके, एक ख़ास किस्म का मैसेज जो है वो कन्वे करवा सके। हमारे यहाँ टॉक शो इसलिए नहीं होता कि हम मसले और मसाइल जो हैं पाकिस्तान को, जो दरपेश मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू कर सकें या उनका कोई हल निकाल लें। जी, हम वो जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है उसमें जो तकार है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। आजकल के हवाले से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने आमरीतों में जद्दोजहद की, आप कहते हैं ईद का मौका है, जेलों की बात नहीं करनी चाहिए। जलसे जुलूस तो निकाले ना आपने आमरीतों के ख़िलाफ़, जमहूरियत की बहाली के लिए, परवेज़ रशीद ने। जी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और इस मुल्क में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब इक़्तिदार में आती है तो जमहूरियत के लिए, जद्दोजहद के लिए परवेज़ साहब ने मलाठियाँ भी खाईं, जेल भी गए। तो फिर वो कहते हैं 9 मई गलत कैसे है? एहतजाज करने का तो हक है ना, जब अगर इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो जाए तो। 9 मई और हमारी जद्दोजहद में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा। हमने कभी है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही जद्दोजहद, हमने कभी शोहदा की तौहीन नहीं की, बल्कि शोहदा का एहतराम किया। इस जद्दोजहद के दौरान भी जो आमरीत के ख़िलाफ़ होती थी, हम तो शोहदा की कब्रों पे जाके भी जमहूरियत के लिए दुआ करते थे और उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया करते थे। ठीक है, क्योंकि वो शहीद हमारे भी शहीद थे, वो पूरी कौम के शहीद होते हैं। हमने पाकिस्तान की दफाई अलामतें जो हैं उन पर हमला कभी नहीं किया। हमारे नारे क्या होते थे? इनके नारे क्या थे? इनके नारे थे मीर जाफ़र, मीर सादक, जानवर, न्यूट्रल जानवर होता है जी, और अमेरिका के एजेंट। हमारे नारे क्या होते हैं? गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, या जुल्म की ये स्याह रात ख़त्म होगी। तो हमारे फ़लसफ़े में और इनके फ़लसफ़े में बड़ा फ़र्क था। हमारी पूरी कोशिश जो होती थी वो ये होती थी, और हमारा नारा जो होता था वो ये होता था कि भाई जो पाकिस्तान का आइन है, उस पाकिस्तान के आइन में जो किरदार तयन कर दिया गया है, उस किरदार पर सारे अदारों को और सब फरीकों को अमल करना है। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमारे लिए कोई अपने किरदार से बाहर निकले और हमारे मुखालिफ को कुचलना शुरू कर दे। तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज किया गया कि वो आपके मुखालफिन जो हैं माइनस करें, उन्हें माइनस करने का काम अदा करे। दूसरे अदारों से भी ये तवक्को की गई, नैब से ये तवक्को की गई, दूसरे अदारों से ये तवक्को की गई कि वो 1 पेज की बात सुना के
आप अपने सियासी मुखालफिन जो हैं उनको कुचलते रहें, तो आप जमहूरी जद्दोजहद को और इनकी फस्ताई जद्दोजहद या फस्ताई कोशिशों को अच्छा एक जगह नहीं देख सकते। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आखिरी हिस्से में कुछ और बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, क्या सियासी बात करनी, फिर वापस ईद पे ही आ जाते हैं। प्रवेश साहब, आपको भी सियासी बातें अच्छी नहीं लग रही? आप मुझे ब्रेक में कह रहे थे कि ईद शो में आप मुझसे सियासी बातें कर रहे हैं, तो कोई जवानी की ईद कैसे मनाते थे? बचपन की सुन लिया, बेगम के साथ, दोस्तों के साथ ईद वाले दिन निकल जाते थे, क्या करते थे कि सियासती की ईद वाले दिन? नहीं, मैंने जब ज़िया हक साहब का मार्शल लॉ ख़त्म हुआ ना जी, तो मुझे बहुत तवील अरसा हो गया था कि मैं शुमाली इलाकों में नहीं जा सका था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने शुमाली इलाका जात। तो ईद ज़िया हक के मार्शल लॉ के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जब जुनेजो साहब की हुकूमत थी, तो जो भी ईद आई, मैं 2 बेटियां मेरी और अपनी बीवी को साथ लेता था और मैं कागान नारान भी चला गया और नथिया गली भी चला गया और मरी भी चला गया, और मैं अपनी ईदें चल के शुमाली इलाकों में, शुमाली इलाका जात में या पहाड़ी इलाके जो हैं हमारे, खा वो गर्मियाँ थीं या सर्दियाँ थीं, दोनों शक्लों मैंने अपना वो जो जिस अरसे में मैं महरूम रहा था इन जगहों में वक्त गुजारने से, और ये जगह मुझे अच्छी लगती थी। मौसीकी सुनते हैं? मौसीकी बिल्कुल सुनता हूँ, शौकीन हूँ मौसीकी का और पसंद करता हूँ। कैसी मौसीकी सुनते? तेज़ तेज़ जैसी ज़िंदगी गुजारी है? मुझे थोड़ा सा मेरा शौक़ डेवलप हो गया अपने कुछ दोस्तों की वजह से क्लासिक की मौसीकी की तरफ। फिर उसमें फिर मुझे बहुत ज़्यादा, चूँकि मौसीकी को महसूस कर सकता हूँ, शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक बहुत बड़ा इल्म है, मैं उसके बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ एक शख्स हूँ। तो मुझे अच्छा लगता था राग सुनना भी और ठुमरियाँ सुनना भी, ख्याल सुनना भी, गज़ल सुनना भी, गीत, मौसीकी की हर किस्म से ही लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। पसंदीदा क्या है? सब पसंद है, कोई भी अच्छी चीज़। क्लासिकल ज़्यादा पसंद? गज़ल, ठुमरी, ठुमरी में बहुत अच्छा लगता है सुनने में। गैर सियासी दोस्त भी हैं या सारे पॉलिटिशियन जी बस दोस्त हैं? नहीं, मेरे ज़्यादा दोस्त जो हैं जी वो गैर सियासी हैं। अच्छा। मेरे ज़्यादा दोस्त गैर सियासी हैं। अच्छा। अदबी दुनिया से भी दोस्त हैं। उनके साथ बैठते हैं तो फिर सियासत पर बात नहीं करते कि वो पूछते हैं परवेज़ साहब की हो? नहीं, हर किस्म की बातें तो जब अब दोस्त बैठते हैं तो हर किस्म की बातें होती हैं जी। और हमारे यहाँ चूँकि एक बेयकीनी की फ़ज़ा जब होती है तो सब लोग जानना चाहते हैं सूरत हाल के बारे में, और सूरत हाल को जानना जो है वो ही सियासत के बारे में है। इसीलिए हमारे यहाँ ख़बरों के चैनल सबसे ज़्यादा, हत्ता कि इंटरटेनमेंट चैनल से ज़्यादा ख़बरों के चैनल। हमारे यहाँ ख़बरें भी तो एंटरटेनमेंट ही है, और ब्रेकिंग न्यूज़ हर वक्त, खा वो न्यूज़ को ब्रेक कर देते हैं लेकिन उसे ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से चलाते हैं। देखते हैं न्यूज़ चैनल? कम, बहुत कम, बहुत कम। ज़्यादा सोशल मीडिया से ही अपडेट हो जाते हैं जी, इंटरनेट से। पर अब आपकी उम्र के लोग तो गैजेट्स फ्रेंडली नहीं हैं नौजवान नस्ल के मुकाबले में। कुछ बच्चों की मदद से सीख लेते हैं, कुछ दोस्तों की मदद से समझ लेते हैं। जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो फिर किसी को टेलीफोन करते हैं, बच्चों को फ़ोन कर लिया, किसी दोस्त को फ़ोन कर लिया। उसमें जो सबसे बड़ी दुश्वारी होती है कि जो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम
टेलीफोन पर उसको समझाना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है, जो उसकी वोकेबलरी है, उससे हमारी आगाही कोई नहीं। तो हम उसे फिर आएँ बाएँ शाएँ करके मुश्किल से समझाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश क्या करते हैं कि इशारों में बात करते हैं, हाथ के इशारे, ये सोचे बगैर कि टेलीफोन पर उसको मेरे हाथ के इशारे नज़र भी नहीं आ रहे। नहीं, बच्चे गिला करते हैं कि टाइम कम दिया है ज़िंदगी में, बेटियां कहती हैं कि बिज़ी रहे हैं, क्या हैं? जी, एक वक्त में गिला होता है कि वक्त कम दिया, और एक वक्त में शायद ये शिकवा पैदा हो जाता है कि सिर से नीचे ही नहीं उतरते, हर वक्त ही सिर पर सवार रहते हैं। अच्छा, दोनों तरह के एक्सट्रीम जो है। क्यों, अब आप जब घर में वक्त ज़्यादा गुजारें तो फिर? जी। ज़्यादा दोस्ती किससे है? बड़ी बेटी से, छोटी बेटी से? सबसे जी, दोस्तियाँ मेरी सबसे हैं। और भाभी से? मैंने आपसे कहा कि ये तकसीम करना जो है ना, मुझे तो कभी पसंद नहीं है। दोस्तों से भी दोस्तियाँ हैं, बच्चों से भी दोस्ती हैं, सभी से दोस्ती हैं। पर आप आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नौजवान नस्ल बहुत डिप्रेस है, वो कहती है मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, हर कोई बाहर जाना चाहता है, कहते हैं इस मुल्क में क्या रखा है, कहते हैं चले जाना चाहिए। पढ़ा लिखा भी जाना चाहता है, अनपढ़ भी जाना चाहता है, अमीर भी जाना चाहता है, गरीब भी जाना चाहता है। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान में ऐसा एक माहौल बना दें कि लोग अपनी सलाहियतें और अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो बाहर सर्फ करने के यहाँ सर्फ करें। उन्हें अगर बाहर के मुकाबले में आधा भी यहाँ मैसर हो जाए तो कोई भी बाहर जाने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। अब ये फ़र्ज़ मेरी नस्ल के उन लोगों का है जो कि आज अहम जगहों पर बैठे हैं, जो फ़ैसला साजी करते हैं कि हमें ऐसे फ़ैसले करने चाहिए। पर जब आप जवान थे तब भी बाहर जाने का रुझान तो तब भी था, हमेशा रहा पाकिस्तान से। तो ये जो मीरपुर और जेहलम के लोग, गुजरात के लोग, लेकिन अब ज़्यादा नहीं हो क्या? यूके में मिलते हैं, ये सब उस ज़माने में। हाँ, लेकिन अब ज़्यादा नहीं हो क्या? इसमें कमी आनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है कि इसमें ज़्यादती हुई। और हम अक्सर इस ईद पे लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ हमारा माशरे में बड़ी जनरोसिटी भी है लेकिन गुर्बत भी है। तो आप कैसे देखते हैं हमारे यहाँ, मतलब अगर हम खुद ही अपने माशरे को अपने यहाँ गुर्बत ख़त्म करने के लिए, ईद पे गरीब लोगों के साथ करने के लिए, अपने से कम तर तबकों के लिए, कम है बस गोश्त बांट देते हैं, ये समझते हैं कुर्बानी काफ़ी हो गई। एक तो ये जी कि आज भी ज़रूरत है कि हम मुल्क की मजमूई आमदनी में ज़्यादा इजाफ़ा हो। मजमूई आमदनी में इजाफ़ा होगा तो फिर उसकी तकसीम से सभी लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा होगा। लेकिन सिर्फ मजमूई आमदनी में इजाफ़ा ज़रूरी नहीं है। जो मुल्क की मजमूई आमदनी है उसका मुनसफ़ाना इस्तेमाल भी ज़रूरी है। ये ना हो कि किसी को ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है और किसी को कम हिस्सा मिल रहा है। ये तो हमारी बदकिस्मती रही है कि हमने तालीम पे और सेहत के लिए हमारे बजट में जो रकम मुख्तस की जाती है वो बहुत ही मामूली रकम होती है। पाकिस्तान को अपने वसाइल में भी इजाफ़ा करना चाहिए और हमारा माशी निज़ाम जो है उसको मुनसफ़ाना बनाने की तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। और पाकिस्तान को अब जो माजी में हमारे रवैये रहे हैं उन रवैयों को तब्दील करके हमें रियासत को सोशल सिक्योरिटी स्टेट बनाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए, जिसमें लोगों को सोशल सिक्योरिटी हासिल हो। सोशल सिक्योरिटी हासिल होगी तो लोग बदनवानी से भी मुंह मोड़ेंगे और मुल्क में से भाग जाने से भी बाज आ जाएंगे। लेकिन अगर एक गैर मुनसफ़ाना निज़ाम ही चलता रहेगा, हमारे चंद शहर जो हैं वो तरक्की करेंगे और फिर उन चंद शहरों में से मखसूस एरिया जो हैं
वो तरक्की करेंगे और बाकी मुल्क पसमानदा रहे कि चंद घंटों की बारिश जो है वो भी हमें डुबोने के लिए काफ़ी हो जाए। तो फिर जिसका हाथ में जो चीज़ लगेगी वो उसको उठा के भाग जाएगा और जिसका जहाँ बस चलेगा वहाँ भाग जाएगा। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ से तहफ़्फ़ुज़ की तरफ जाते हैं। हमें लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ से तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा पाकिस्तान में देनी है। ये फ़ज़ा हम देने में कामयाब हो जाएंगे और यकीनन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। अच्छा, और फिल्म देखते हैं प्रोफेसर? जवानी में भी, अब भी? नहीं, बहुत देखता था लेकिन अब बहुत कम है। हीरोइन कौन पसंदीदा रही? मेरे लिए इस सवाल का हीरो कौन पसंद रहा? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं हीरो हीरोइन सारे आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है कि आपका लिबास कौन सा पसंद है, आपको खाना कौन सा पसंद है। मैंने नहीं पूछा लिबास। हीरोइन कौन सी पसंद है, कोई एक नहीं हो सकती। अच्छा, या हीरो कोई एक नहीं। मतलब मेरे ज़माने में जो बड़े हीरो थे उनमें दिलीप साहब थे, देवानंद थे, राज कपूर साहब थे, तो मुझे तीनों ही बहुत अच्छे लगते थे। मैं तीनों की फिल्में बड़े शौक़ से देखता था। पाकिस्तान में उस वक्त संतोष साहब थे, फिर मोहम्मद अली साहब थे, वहीद मराब साहब थे। मुझे ये तीनों भी अच्छे लगते थे, इनकी फिल्में भी शौक़ से देखता था। कमाल साहब थे हमारे यहाँ, अच्छे लगते थे। इसी तरीके से वहाँ पे मधुबाला थी, वजंती माला थी, नरगस थी, हमारे यहाँ पे शमीम आरा थी, सबिया थी, नैयर सुल्ताना थी, और बाद में ज़ेबा भाभी थी और बाबरा शरीफ साहबा थी, तो ये भी अच्छे लगते थे। गाने वालों में रफ़ी साहब के गाने भी सुने, मुकेश साहब के गाने भी सुने, किशोर कुमार साहब के गाने भी सुने, और बर्मन साहब भी अच्छे लगते थे, उनको भी शौक़ से सुनते थे। और पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब, फरीदा खानम साहिबा। बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने परवेज़ रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी। बहुत ही गैर सियासी सी सोशल नॉर्म्स पर बात की है, ज़ाती बात की है। अपनी ज़ात के बारे में वो बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन उनका शुक्रिया, आज उन्होंने हमसे बात की। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।